हाय गाइस, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी सेफ़ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम अपनी सीडीपी की यानी बाल विकास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो मैं कल डिस्कस कर रही थी उसी में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थी। हमने बेसिक तीनों स्टेजेस की चर्चा की थी। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कुछ स्टेजेस की तीनों की, कि जो इन्फेंसी होती है उसको किन किन कोटेशनों से नवाजा गया या किन किन कोटेशनों से उसको बताया गया है कि ये जीवन का महत्वपूर्ण काल है या आदर्श या अनोखा काल है। चाइल्डहुड को हमने बोला था कि ये यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ है और जीवन का आदर्श काल है। इन्फेंसी के बारे में हमने कुछ कोटेशंस बताई थी कि इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है और आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है, ठीक है। और एडोलसेंस की बात की थी हमने, किशोरावस्था की, कि जीवन का बहुत कठिन काल है। तो उसी में आगे बढ़ाते हुए थोरोली मैंने आपको बताया था कि कुछ 10-12 पॉइंट हर अवस्था के हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से सारा सॉल्व हो जाएगा। आपको अलग अलग से सारा डेवलपमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हर स्टेज में, ठीक है। तो उसमें ही आगे मैं आपको कराती रहूँगी। आज के वीडियो में हम इन्फेंसी पर डिस्कस करेंगे, शैशवावस्था, कि किस तरह शिशु अपना विकास करता है, क्या क्या सिम्टम्स और लक्षण होते हैं जो उसमें दिखाई देते हैं। मैं आपको स्लाइड शेयर करती जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते जाइए, और कंटेंट को आपको केयरफुली सुनना है। और कॉपी पेन तो आप सब लेकर बैठे ही होंगे, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर, एक शिशु, इन्फेंट, ऑलमोस्ट 1 ईयर का शिशु है। तो इन्फेंसी हमने जन्म से 5 या 6 वर्ष, 5 वर्ष तक मैक्सिमम मानते हैं। वैसे जेन्युइन टाइम हमने बर्थ टू 4 ईयर्स पढ़ा था, 1 से 4 वर्ष तक। तो शिशु क्या रहता है, 1 से 4 वर्ष तक शिशु होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट, जो आपका बाल्यावस्था है, उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कुछ परिभाषाएं इसकी, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो आप इसको जो परिभाषा थी कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये न्यूमैन ने कहा है। आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा, न्यूमैन के अनुसार, ठीक है। किसने कहा ये? इन्फेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू न्यूमैन। और सेकंड आपको कोटेशन नजर आ रही होगी वैलेंटाइन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। अब हम कुछ एक और बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है इसकी, गुड एनफ के थ्रू। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, गुड एनफ। अकॉर्डिंग टू गुड एनफ, ये लेडी साइकोलॉजिस्ट थी, महिला मनोवैज्ञानिक थी। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यानी ऑल ओवर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन या ऑफ अ पर्सन इज ऑकर्ड बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। आधे से ज़्यादा 3 वर्ष में हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं, स्टडी कहती है कि 5 वर्ष तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स कितनी क्यूरियोसिटी, कितना एक्टिव ब्रेन होता है बच्चे का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए इसको आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग का है। ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। सीखने का आदर्श काल है, जीवन का नहीं, जीवन का महत्वपूर्ण काल है और सीखने का आदर्श काल है। और जीवन का आदर्श काल कौन सा है? बाल्यावस्था, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था। तो ध्यान रखना इसको। अब हम कुछ इसकी विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, फीचर्स, प्रॉपर्टीज, सिम्टम्स, ठीक है, या डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यह अवस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है, ठीक है। पहली, दूसरी क्यों कहा गया है? वैसे तो हम कहेंगे अगर देखा जाए तो आफ्टर बर्थ तो पहली है, लेकिन हमने ध्यान रखना बोला था कि प्री नेटल पीरियड में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जब स्टार्ट गर्भावस्था में ही हो जाता है तो फ्री तो दूसरी हुई, ठीक है। तो सेकंड अगर हम बर्थ के बाद माने तो पहली है और वैसे दूसरी है। तो क्योंकि पहली अवस्था गर्भकाल है, प्री नेटल पीरियड जो हमारी है वो फर्स्ट स्टेज है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें शरीर पूर्णतया बनता है और शैशवावस्था में इसका विकास होता है। जो प्रीनेटल पीरियड है उसमें बच्चा गर्भाधान के समय, यानी पूरा बच्चे का शरीर स्ट्रक्चर माँ के गर्भ में डेवलप होता है। उसके बाद आफ्टर बर्थ उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि हम बात कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला होता है कल्पना जगत में विचरण। इसमें पहला ये दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप पहला क्या लिख सकते हो? मानसिक विकास में तीव्रता। क्या लिखेंगे? रैपिड मेंटल डेवलपमेंट, या कोई भी लिखो, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मानसिक, मेरे अनुसार आप लिखेंगे मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है, यानी रैपिड मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज होती है ये। आप देख सकते हैं कि जब ब्रेन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है तो मानसिक विकास कितना बच्चे का तेज होगा। कल्पना जगत में विचरण। अब देखिए, कल्पना जगत में बच्चा विचरण करता है। कल्पना हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती। देखिए, जब बच्चा छोटा है, अब आप इन्फेंट को ले लीजिए, 4 वर्ष तक बच्चे का सर्कल तो बनता नहीं है, ना वो बाहर निकलता, ना बाहर की दुनिया से लिंक होता, आउटर वर्ल्ड से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, वो घर में ही रहता है फैमिली मेम्बर्स के बीच मोस्टली।
आजकल बच्चे फिर भी चले जाते हैं, वरना अगर हम पहले की बात करें तो बच्चे का ज़्यादा क्राइटेरिया सोशल नहीं होता। तो ऐसे में उसकी कल्पना भी सीमित ही होती है, हंसना रोना, अपनी खिलौनों में केंद्रित रहना, अपनी जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं उनमें केंद्रित रहना, खाने पीने की टॉयज़ उसके, अपनी यानी अपने जो खिलौनों और सपनों की दुनिया में वो रहता है। लेकिन ज़्यादा इमेजिनेशन कर नहीं सकता क्योंकि बाहर की दुनिया ज़्यादा नहीं देखी, तो कल्पना सीमित होती है, लेकिन हमेशा वो कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। मीन्स इमेजिनेशन बच्चे के अंदर काफ़ी होती है, क्योंकि माइंड क्यूरियस होता है, इसलिए इमेजिनेशन भी ज़्यादा होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आउटर वर्ल्ड उसका डेवलप होता है, बढ़ती जाती है इमेजिनेशन। पराश्रित होना, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि अपने हर काम खुद कर सके, फिजिकली वो उतना ग्रोन अप नहीं होता, तो वो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो सेकंड जो फीचर या सिम्टम है उसका, दूसरों पर आश्रित होना। बेटा ये धीरे धीरे सिंपल पॉइंट आपको लग रहे हैं, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। इनमें से कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति, मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। टेंडेंसी टू इमिटेशन, टेंडेंसी टू इमिटेशन, इमिटेट करना। जैसे बच्चे को आप बुलवाते हो ना, बोलो बाबा, बोलो मम्मा, तो वो इमिटेट करता है बड़ों को, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। आपने देखा है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दादी माँ की लाठी लेकर चलना शुरू कर देते हैं, उनका चश्मा लगाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मम्मी की तरह, लड़कियाँ क्या होती हैं, मेकअप करेंगी, साड़ी को, उसकी दुपट्टे को साड़ी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये इमिटेशन होता है कि बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमिटेट कहते हैं। जिन बच्चों में, जिन घरों में बड़े आसपास नहीं होते बच्चे के, आपने देखा है कि जो जॉइंट फैमिली में बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इमिटेशन कराने वाले बहुत होते हैं। और वहीं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की हम बात करें तो बच्चा बहुत कम सीखता है। ठीक है, तो बच्चे में दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता। आपको ये बातें याद रखनी है। बहुत ज़्यादा अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट कब होता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, यहाँ पर शारीरिक विकास बच्चे का होता तो है, लेकिन आपने देखा अधिकतर बच्चे इन्फेंट ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते, टीथ निकलते हैं, कभी मिल्क टीथ गिरते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं। और जो मिल्क टीथ गिरने की प्रोसेस है बच्चे को थोड़ा वीक कर देती है। बहुत सारे बॉडीली चेंज होते हैं, फिजिकली चेंज होते हैं। तो हम शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको, लेकिन तीव्रता फिर भी होती है। एक बार को जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है, लेकिन सब बच्चों में वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो हम मानसिक विकास की तीव्रता इसमें ध्यान रखेंगे, आप इस पॉइंट को। शारीरिक विकास में आप तीव्रता इसको इग्नोर करें तो भी चलेगा। इसके बाद है सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता, लर्निंग। अब क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, माइंड इतना बच्चे का डेवलप है, तो फिर क्यूरियोसिटी तो होगी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो होती है। आपने देखा है ना, छोटे बच्चे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, इतनी क्यूरियोसिटी होती है, आप किसी बात को उनसे छुपाओ, फिर देखो उसी के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। उसी चीज़ को वो खरीदने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं, जो आप उनसे छुपाना चाहते हैं, जो आप उनसे डिस्कस नहीं करना चाहते। अब आपने देखा होगा, एक पर्सनल और रियल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, सभी ने किया होगा कि आप बच्चों से कुछ छुपा के रखो, तो बच्चा ऐसे देखेगा कि पता नहीं क्या रखा, और अगर आप नहीं उसको बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, तो आपकी एब्सेंस में उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेगा, है ना। चीज़ों को जब भी आप नहीं होंगे, आप सोचेगा अच्छा मौका है, मम्मी पापा नहीं है, चलो तलाश ही लो, क्या रखा था, मम्मी ने कल कुछ छुपाया तो था, और मुझे से छुपा रही थी, तो हो सकता है पता नहीं क्या है। क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे। मम्मी ये है तो क्यों है, पापा ये है तो क्यों है। इवन वे जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते आपके आंसर से, आप उनको घुमा फिराने का प्रयास करते हो, क्योंकि हम हर चीज़ बच्चे को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी उनमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। बार बार आ रही है ये कोटेशन, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आदर्श काल कहा गया है। नैतिकता का अभाव, अब क्यों कहा है लैक ऑफ मॉरलिटी? मॉरलिटी क्या होती है? देखिए बेटा, मॉरलिटी होती है अच्छा बुरा देखने की शक्ति, अच्छे बुरे को पहचानने की पावर। तो क्या छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें अच्छे बुरे को देखने की शक्ति होगी? जब अच्छे बुरे को देखने जानने की शक्ति नहीं है, जानने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर मॉरलिटी क्या है? अब आप उससे कह दो उसको ये कर, क्या इसका कुछ काम बिगाड़ा, किसी का भी कुछ भी गलत करने को कह दो, बच्चा झट से चला जाता है। आप कहोगे मैं उससे तेरे को चॉकलेट दूंगी, ऐसे कर, चाहे वो काम गलत ही हो, वो कर देगा चॉकलेट के लालच में, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मुझसे गलत काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे में नैतिकता नहीं होती, उसको नहीं पता उसके मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। आप आगे कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ोगे, उन्होंने पूरा एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया बच्चे की, जिसमें उन्होंने बताया है जो पहली अवस्था है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आगे हम करेंगे तो मैं इन थ्योरीज़ को आपको काफ़ी सिंपल वर्डिंग में, काफ़ी सिंपल सेलेक्टेड कंटेंट के द्वारा कराने की कोशिश करूंगी, जिसमें अक्सर आप कंफ्यूज होते हो। ये थ्योरीज़ बहुत आती हैं पेपर में, प्याजे कोहलबर्ग की, जरूर एक दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो मैं आपको कोशिश करूंगी आगे कराने की। तो उन्होंने कहा है नैतिकता का अभाव होता है। कोहलबर्ग ने भी पूरी अपनी थ्योरी जो दी है कि छोटे बच्चों में नैतिकता नहीं होती, जो उनकी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल की, उन्होंने यही बताया है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव होता है बच्चे में।
इसमें है आत्मगौरव की प्रवृत्ति। आत्मगौरव की मतलब छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़ा, उनका गुस्सा आपने देखा बहुत जल्दी आ जाता है, उनका कहना मानो तो ठीक है, जरा सा उनके मन की ना करो। तो आत्मगौरव मतलब खुद को थोड़ा सा महत्व देने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है कि मैं अपनी बात मनवाऊं। हालांकि उसको समझ नहीं होती है, प्रवृत्ति ज़्यादा कब आती है, किशोर अवस्था में, लेकिन वो दूसरी तरह की प्रवृत्ति होती है। इसमें बच्चे की कैसी होती है कि मेरी बात माने, उसको अपनी बात मनवाने में ही सुख मिलता है, ठीक है। और एक होता है सेल्फ सेंटर्डनेस, आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति। क्या लिखेंगे हम, आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति। मीन्स बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ना वो शेयरिंग सीखते, ना किससे जुड़ाव सीखते, ना किससे जल्दी ओपन होते हैं, ना किससे ज़्यादा बात करते हैं। उनको अपने खिलौनों से, अपनी चीज़ों से लगाव होता है, अपने में ही गुमसुम रहते हैं। छोटे बच्चों को आप खिलौने दे दो, अकेला छोड़ दो, अपने में खेलता रहेगा गुमसुम। उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं पसंद कि भीड़ भाड़, बल्कि भीड़ भाड़ से आपने देखा ना छोटे इन्फेंट, अब कभी भी आप उनको क्राउडी प्लेस पे ले जाओ, कहीं पार्टी फंक्शन में ले जाओ तो वो रोते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, बड़ा बेचैन सा महसूस करते हैं। और अपने घर में ही अपने सिर्फ माता पिता या परिवारजनों के बीच उनको बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो बच्चे में क्या होती है, सेल्फ सेंटर्ड होता है वो, उसमें आत्म केंद्रित होने की, चुप चुप होने की या इंट्रोवर्टनेस पाई जाती है, उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। एक होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। देखिए अब ये क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इसको कहते हैं जो उसका बच्चे का व्यवहार है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। आगे आप थ्योरी पढ़ेंगे तो मैकडूगल ने थ्योरी दी है मूल संवेगों की, उनके अनुसार मूल संवेग 14 होते हैं। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, बीच में पॉइंट आया आपके काम का क्वेश्चन है। मैकडूगल हुए हैं, उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। उन्होंने 14 बताए कि जो संवेग होते हैं बच्चे में 14 होते हैं, मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग में 14 होते हैं, 14, लेकिन वो धीरे धीरे आते हैं। अब बच्चा है छोटा, उसमें 14 थोड़ा ना होंगे, उसमें क्या होते हैं, हंसना, रोना, दुख प्रकट करना या खुशी महसूस करना। तो वो क्या होता है, जो बच्चे का व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करता है। अगर उसको उसके मन की चीज़ मिल गई, उसका पेट भर गया, खाना मिल गया, मदर ने खाना दे दिया, थोड़ा प्यार दुलार कर लिया, तो वो चुप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उसको भूख लगी है तो वो सिर्फ रोकर, अब बोलकर तो ज़्यादा बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो वहीं पर वो रोकर बताता है। तो इस पर जो बच्चे का व्यवहार है वो, उसको अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, उसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, उसका व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रवृत्तियों पर केंद्रित होता है। सामाजिक भावना का विकास। अब सामाजिक भावना का विकास देखिए इसमें क्या है, वैसे सोशलाइजेशन का पीरियड आप कहेंगे, आपने तो बताया था कि बाल्यावस्था होता है, यस यू आर राइट, बाल्यावस्था ही होता है। इसमें सामाजिकता बच्चे में नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाती है। एक स्टार्टिंग पीरियड हम कह सकते हैं, पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है ये, सिर्फ बच्चा थोड़ा थोड़ा समाज से जुड़ना, या समाज भी नहीं कह सकते हम, पड़ोस से जुड़ना शुरू करता है, ठीक है। जैसे फैमिली को पहचानता हम कहते हैं ना, हर चीज़ का पहला कंपोनेंट फैमिली होती है, चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो मानसिक विकास है, चाहे वो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो नैतिक विकास है। तो धीरे धीरे फैमिली से वो सामाजिकता को जानने लगता है, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं समाज का पार्ट है। तो हम समाजीकरण प्रॉपर नहीं बोलेंगे, लेकिन सामाजिक विकास शुरू होने लगता है बच्चे का इस अवस्था में, ठीक है। इसके बाद है नैतिकता का अभाव, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखिए 9th पॉइंट से सामाजिक भावना का विकास, ये भी हो चुका है, इसको मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया है, ये पिछली स्लाइड के ही पॉइंट्स हैं। इसके बाद है एकांत में खेलने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने आपको बताया ना सेल्फ सेंटर्डनेस, वही चीज़ आ गई कि बच्चे में एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, अकेले में खेलने की। उसको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा किसी शेयर करना पसंद नहीं है। इवन आपके कोई कज़न वज़न बच्चे का होता है, कोई पड़ोस से आया अंकल आंटी का बेटा, मम्मी पापा कहते हैं बेटा इससे शेयर करो, खिलौने दो, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता उससे शेयर करने से। इवन ज़बरदस्ती वो देगा, आप ज़बरदस्ती करोगे तो वो बड़े अनमने ढंग से देगा या फिर रोने लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चे कैसा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसके बाद है मानसिक योग्यताओं का विकास। बच्चे में जो मेंटल एबिलिटियाँ बहुत जल्दी रैपिड होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, यानी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है बच्चा। जैसे आप क्या करते हैं, किंडरगार्टन में क्या करते हैं टीचर्स, बच्चे उनको खेल कैसे सिखाते हैं, लर्निंग कैसे होती है बच्चे की, इक्विपमेंट्स के थ्रू, डाइस के थ्रू, जो आपके ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनके थ्रू, जो रंगीन खिलौने होते हैं या चित्र होते हैं उनके थ्रू। मीन्स मानसिक योग्यता है, उनके द्वारा धीरे धीरे वो ब्लॉक्स को, पजल्स को सॉल्व करना सीखता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत क्यूरियस होता है। एक आप लिख सकते हो इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एक्सेस ऑफ क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा तो होगी जब जानने की प्रबल इच्छा होगी, क्योंकि बच्चे का माइंड क्यूरियस है, माइंड तेज़ है, रैपिड है, तो उसमें क्यूरियसनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आप लिख सकते हैं। और एक होती है बच्चे में संवेगों का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति। क्या होती है, इसमें नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस।
अब वो क्या कह सकते हो आप, देखिए बच्चा जब रोता है, छोटा बच्चा आपने देखा, उसको नहीं पता कि मम्मी पापा को कोई देख रहा है, सुन रहा है, या उनको बुरा लग रहा है, या फिर हमारे रोने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उसको मनमानी चीज़ नहीं मिली तो वो इतने ज़ोर ज़ोर से रोता है। जब वो किसी भी चीज़ से परेशान होता है, या तो भूख लगी है या टॉय नहीं मिला, तो वो इतना ज़्यादा प्रदर्शन करता है कि आसपास के लोग भी उसकी बात सुनते हैं, मोहल्ला पड़ोस भी कई बार सुन लेता है अगर कोई छोटा बच्चा रोता है। तो आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, है ना, सबको पता चल जाता है आस पड़ोसियों को कि यहाँ पर छोटा बच्चा रो रहा है। इतने ज़्यादा वो संवेगों का प्रदर्शन करता है। और अगर छोटी सी बात पर वो खुश हो गया किसी बात से आपकी, तो इतनी ज़ोर से खिलखिला के हंसेगा कि पूछो मत, है ना। तो हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा संवेगों का प्रदर्शन बड़े ज़ोर शोर से करता है। और क्या होता है, अब देखिए कि काम प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ सेक्स, सेक्सुअल टेंडेंसी। अब अगर हम फ्राइड की बात करें, एक मनोविश्लेषणवाद है मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, साइको एनालिटिज्म, जिसका आविष्कारक है, जिसके इन्वेंटर हैं फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने इस शाखा को बताया है। उसमें उन्होंने मन की अवस्थाएं बताई हैं, सेक्सुअल टेंडेंसी बताई है, साइको सेक्सुअल थ्योरी दी है उन्होंने, मनोयौन सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो फ्रायड की बात करें, हम एक बेसिक बात करें तो भी जो सेक्स टेंडेंसी होती है, फ्रायड कहते हैं बच्चे में जन्म से होती है, जो काम प्रवृत्ति होती है। ये प्रबल कब होती है, किशोरावस्था में, जब बच्चे और बच्चियां या लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन होती ये कब है, इन्फेंसी से ही होती है। बस इन्फेंसी में बच्चा अपनी जो काम भावना की तृप्ति कह सकते हैं, या फिर जो काम भावना मेन फ्राइड का उससे सेंस है सेक्सुअल टेंडेंसी से, कि जिन चीज़ों में मनुष्य को या बच्चे को या व्यक्ति को सुख मिलता है वो होती हैं। उन्होंने उसको सेक्सुअल टेंडेंसी बोला है। तो बच्चे को कैसे सुख मिलता है, कई बार बच्चा अपनी मदर के गालों को सहलाता है, खुद के बॉडी पार्ट्स को सहलाता है, मदर को सक करता है, फीडिंग करता है। तो फिर वो क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं फ्राइड ने इसको बोला है कि सेक्सुअल टेंडेंसी बच्चे में निहित है, जिन क्रियाओं को करने में उसको सुख मिलता है वो करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे जन्म से ही, शैशवावस्था से ही होती है। बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं वो बाहर के क्रियाकलापों में बच्चा रुचि लेता है तो वो छुप जाती है, और किशोरावस्था में फिर से एक्टिव होती है। तो ये आपने देखी इन्फेंसी की जो फीचर्स थी। आपको मेन इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा याद रखनी है, जैसे बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, एक बच्चा टेंडेंसी टू इमिटेशन, बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति से सीखता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है बच्चा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे में बच्चे के सेंसेस एक्टिव होते हैं, जो फील करता है आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसने फील कर लिया तो वो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब आप अगर उनके आगे सांप भी डाल दो तो वो उसको छू लेंगे, उनको नहीं पता। लेकिन जिस चीज़ से उनको हार्म हो गया, उन्होंने किसी चीज़ ने उनको हार्म पहुंचाया, किसी गर्म चीज़ के पास, किसी इलेक्ट्रॉनिक वायर से शॉक लग गया, तो उन्होंने टच करके फील किया उसको, तो वो मान जाते हैं, फिर वो उससे दूर रहते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसमें सेंसेस के थ्रू भी सीखता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इन्फेंसी की हमने बेसिक कुछ सिम्टम्स या विकास, हमने विशेषताएं चर्चा की है, जो कि आपके बहुत यूज़फुल होंगी जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो इन सबको रिकैप्चुलाइज करिए जल्दी से, अच्छे से। ठीक है, इसको वीडियो को बार बार देखकर अगर कुछ भी चीज़ आपको कोई पॉइंट रह जाता है या फिर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप दोबारा देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ इन्फेंसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है। तो इस वीडियो में आज इतना ही बता रही हूँ मैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके चाइल्डहुड और किशोरावस्था को स्टडी करेंगे कि किस तरह से दोनों अवस्थाओं में विकास होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, रिकैप्चुलाइज करिए एंड अपना ध्यान रखिए।